दोस्तों एक संभाला नाम की सुपर नेचुरल हॉरर मूवी आई है जो बहुत ही जबरदस्त है। यानी इसकी स्टोरी आपको काफी ज्यादा पसंद आएगी, इसलिए आज मैं इसकी स्टोरी को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि हजारों साल पहले एक अंधकासुर नाम का राक्षस रहता था, जिसने तीनों लोगों को हिला कर रख दिया था। यानी उसके अत्याचार से मनुष्य नहीं बल्कि देवताओं ने भी घुटने टेक दिए थे। अंधकासुर का अत्याचार इतना बढ़ा कि मंदिर धर्म यानी सब कुछ उलट पलट गया। तो जब देवताओं को लगा कि अब ये हमारा नामो निशान मिटा देगा, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि वह उन्हें बचा ले। अब भगवान शिव अपना शंख बजाते हैं ताकि उसे सुनकर अंधकासुर उनके पास आए। तो जब अंधकासुर शंख की आवाज सुनता है तो वह भगवान शिव के पास आता है। तो यहाँ पर भगवान शिव और अंधकासुर में भयानक युद्ध होता है। इस युद्ध ने तीनों लोगों को हिला कर रख दिया था, बट लास्ट में भगवान शिव राक्षस को मार देते हैं, जिससे तीनों लोग के जीवों का उद्धार हो जाता है। इसी पर आधारित ये कहानी है। तो आइए अब हम उस कहानी को जानते हैं। साल था 1980, जब संभाला नामक गांव में एक उल्का पिंड गिरता है। हम देखते हैं कि उल्का पिंड गिरने की वजह से तेज हवाएं चलने लगती और कुत्ते भौंक रहे थे और जानवर घबराए हुए थे। तभी खेत से ये घोस्ट निकलकर संभाला गांव की तरफ बढ़ रहा था, जिससे कुत्तों को आभास हो चुका था कि कोई घोस्ट गांव में एंटर कर रहा है, जिससे वह लगातार भौंक रहे थे। अब यहाँ पर हम एक रामलू नामक शख्स को देखते हैं, जिसकी नींद खुल चुकी थी क्योंकि कुत्ते भौंक रहे थे। रामलू देखता है कि भोर हो चुका था, इसीलिए वह अपनी बाल्टी लेकर गाय के पास पहुंचता है क्योंकि उसे दूध निकालना था। बट दिक्कत तो ये थी कि गाय को भी आभास हो चुका था कि रामलू के पीछे कोई बुरी आत्मा है, इसलिए वह घबराई हुई थी। वहीं रामलू भी थोड़ा थोड़ा डर रहा था क्योंकि तेज हवा चल रही थी और कुछ अजीब सी चीजें हो रही थी, जैसे कि पास रखा गाय का चारा अपने आप उसके पास जा गिरता है, और तो और उसके सामने एक पुतला भी गिरता है, जिसे देखकर वह डर जाता है। फिलहाल रामलू खुद को संभालता है और गाय का दूध निकालता है, बट थोड़ी ही देर में तेज हवा चलने की वजह से वह बेहोश हो चुका था। हालांकि हम यहीं पर उस घोस्ट को भी देखते हैं। उसके बाद गांव में सुबह सुबह दूध वाला आता है, जिससे गांव वाले दूध बेच रहे थे। इतने में रामलू की नींद भी खुल जाती है। वह अपनी बाल्टी लेकर दूध वाले के पास पहुंचता है। हम देखते हैं कि दूध वाला जैसे ही बाल्टी से दूध निकालने की कोशिश करता है, तभी उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि बाल्टी में दूध नहीं खून था। और ये चीज जब रामलू देखता है तो उसके हाथ से बाल्टी छूट जाती है, जिससे दूध और खून मिक्स हो जाता है। तो दोस्तों कुल मिला जुला कर संभाला नामक गांव में उल्का पिंड गिरने की वजह से एक घोस्ट की उत्पत्ति होती है और वह घोस्ट संभाला में एंटर कर चुका था। अब वह वहाँ क्या करने वाला था ये आगे जानेंगे। हम जियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट को देखते हैं, जिन्हें पता चल चुका था कि संभाला नामक गांव में एक उल्का पिंड गिरा है। साइंटिस्ट उन्हें बताता है कि ये उल्का पिंड संभाला गांव में करीब 4 बजे गिरा है, और तो और इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। यानी हमने अभी तक ऐसा उल्का पिंड कभी नहीं देखा था। उसका सीनियर उससे पूछता है कि क्या उल्का पिंड गिरने से कोई नुकसान हुआ, बट साइंटिस्ट बताता है कि नहीं, वह एक खेत में गिरा है। यहाँ पर सभी मिलकर एक फैसला लेते हैं। उनका कहना था कि वह संभाला गांव में विक्रम को भेजेंगे, जो उस उल्का पिंड का सैंपल उन्हें ला कर देगा। अब ये सुनते ही साइंटिस्ट अपने सीनियर से कहता है कि सर हम विक्रम को नहीं भेज सकते क्योंकि उसके जाने से गांव वालों में झगड़ा हो जाएगा। अब साइंटिस्ट ऐसा क्यों बोलता है, तो देखिए ऐसा मानना था कि संभाला गांव के लोग पूजा पाठ और अंधविश्वास में बहुत ज्यादा विश्वास करते थे, बट विक्रम बिल्कुल अलग था। या यूं कहे कि उसे अगर चींटी भी काटती थी तो वह उसकी वजह साइंस को बताता था। यानी वह हर एक चीज को साइंस से रिलेट करता था, तो इसीलिए साइंटिस्ट उसे वहां जाने से रोकता है। बट सीनियर का कहना था कि नहीं, हम विक्रम को ही भेजेंगे। अब हम उस उल्का पिंड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा गर्म था। तभी सुबह सुबह एक शख्स लोटा लेकर खेत में पहुंचता है। वह देखता है कि एक बड़ा सा पत्थर है और उससे धुआं निकल रहा था। आदमी को थोड़ा अजीब सा लगता है। तभी उसकी आंखों के सामने ही एक कौवा उस पत्थर पर बैठता है, बट पत्थर इतना गर्म था कि कौवा जलकर तुरंत मर जाता है। ये देखकर उस आदमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है। अब वह उस पत्थर के थोड़ा करीब जाता है और उसके जाते ही वह महसूस करता है कि उसने जो पानी लिया था वह एकदम गर्म हो चुका था, जिससे वह आदमी वहां से डर कर भाग जाता है।
उसके बाद हम विक्रम को देखते हैं जो सुबह सुबह संभाला जाने को तैयार था। अब यहाँ पर पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी थी जिसे वह काफी ज्यादा मिस करता था। उसके बाद जब विक्रम अपनी गाड़ी में बैठता है तो वह नोटिस करता है कि उसका जो ड्राइवर था वह गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गणेश भगवान को याद करता है और गाड़ी को रिवर्स लेता है। उसका मानना था कि कहीं भी जाने से पहले हमें एक कदम पीछे लेना चाहिए जिससे शुभ होता है। विक्रम उसकी बातों से खुश नहीं होता है। वह बताता है कि जब पृथ्वी एक गेंद की तरह है तो उसमें आगे पीछे से क्या मतलब। वे लगभग संभाला गांव में एंटर करते हैं। वहां पहुंचते ही उसका ड्राइवर विक्रम से 300 मांगता है। अब विक्रम उन पैसों को अपने बाएं हाथ से दे रहा था, तभी वह उससे कहता है कि बाएं हाथ से नहीं दिया जाता, ऐसा अशुभ माना जाता है, इसलिए आप दाएं हाथ से पैसे दीजिए। अब विक्रम अपने दाएं हाथ में 200 रखता है और बाएं हाथ में 300। वह बोलता है कि इसमें से कौन सा लोगे, तो यहाँ पर ड्राइवर बाएं हाथ में का पैसा लेता है। विक्रम उसे बताता है कि अगर एक ही हाथ हो तो इसका मतलब है कि उसके साथ सब कुछ अशुभ ही होगा। वेल अब विक्रम एक हनुमंतु नाम के कांस्टेबल से मिलता है जो उसके साथ ही रहने वाला था क्योंकि एसआई ने उसे उसके साथ ड्यूटी लगाई थी। वेल अब विक्रम और हनुमंतु संभाला गांव में एंटर करते हैं। हनुमंतु बार बार उस पत्थर को भूतिया पत्थर बता रहा था। विक्रम उससे पूछता है कि आखिर वह उसे भूतिया पत्थर क्यों बोल रहा है, तो हनुमंतु का कहना था कि एक आदमी ने उसे सुबह सुबह देखा था जिसे देखते ही वह डर जाता है और तब से गाँव वाले उस पत्थर को भूतिया पत्थर बोल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ गांव में जब ये बात प्रधान को पता चलती है तो वह स्वामी के पास पहुंचता है और उसे लेकर रामलू के घर, जी हाँ दोस्तों, वही रामलू जिसकी गाय ने दूध की जगह खून दिया था। अब गांव वाले परेशान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है। रामलू उन्हें बताता है कि उसकी गाय ना तो खाती है और ना तो पीती है और जब दूध निकालने जाता है तो वह दूध भी नहीं निकालने देती। तभी स्वामी उनसे सरसों के दाने मांगता है और रामलू से बोलता है कि वह सरसों को लेकर गाय के चारों तरफ में हम देखते हैं कि सरसों काली हो चुकी थी जिसे देखकर सभी हैरान थे। स्वामी उन्हें बताता है कि इस गाय पर बुरी आत्मा का साया है इसलिए इसको मारना पड़ेगा। अब स्वामी की ये बात सुनकर रामलू भड़क जाता है। उसका कहना था कि उसके पास सिर्फ एक ही गाय है, वह उसे माँ समान मानता है, उसे मार दिया तो कैसे जिएगा क्योंकि उसी का दूध बेचकर वह जीवन जीता था। तभी प्रधान का बेटा उस पर गुस्सा करता है क्योंकि रामलू प्रधान की बात को टाल रहा था। अब प्रधान उसे कहता है कि तुम्हें गांव की भलाई के लिए ऐसा करना पड़ेगा, नहीं तो पूरा गांव परेशान हो जाएगा। प्रधान उसे कहता है कि वह चिंता ना करे, उसे सभी लोग मिलकर एक गाय खरीद कर दे देंगे। हम देखते हैं कि इधर ये सब गाय को मारने की तैयारी कर रहे थे, उधर रामलू की माँ गाय को छोड़कर भगा देती है। अब ये जानते ही गांव वाले उस गाय को ढूंढने लगते हैं और प्रधान कुछ लोगों को लेकर उस पत्थर को देखने जाता है। वहीं इधर विक्रम हनुमंतु के साथ आ रहा होता है। तभी वह देखता है कि कुछ लोग एक गाय को दौड़ा रही थी। जब विक्रम उस बारे में हनुमंतु से पूछता है तो वह बताता है कि यह गाय कुछ दिनों से दूध की जगह खून दे रही थी, इसलिए स्वामी ने कहा होगा कि इसे मार दो, इसीलिए गांव वाले उस गाय को मारने के लिए पकड़ रहे हैं। अब ये सुनकर विक्रम गुस्सा होता है। उसका कहना था कि अंधविश्वास के चलते किसी जानवर को मारना ठीक नहीं है। वेला विक्रम गाय को बचाने के लिए उन लोगों को बहुत मारता है और मारकर स्वामी के पास लाता है जो इस समय पत्थर के पास था। दरअसल स्वामी ने पत्थर को चेक करने के लिए वहाँ एक नींबू रखा था जिससे खून निकलने लगता है। ये देखकर सभी चौंक जाते हैं। स्वामी का कहना था कि आसमान से गिरा रहस्यमयी पत्थर जिससे पूरी पृथ्वी काली हो चुकी है, जिसके चलते यहाँ जो होने वाला है ना, हम उसे झेल नहीं सकते। यानी स्वामी जी के हिसाब से कुछ तो करना था, नहीं तो गांव वाले मारे जाते। अब स्वामी उस पत्थर को चारों तरफ से घेर देता है। तभी वहां विक्रम आता है। वह गाय को एक पेड़ से बांध देता है और ये देखकर प्रधान का बेटा जिसका नाम था बालू, वह गुस्से से विक्रम के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि तूने ये क्या किया। वेल यहाँ पर स्वामी और विक्रम में एक लंबी बहस छिड़ जाती है। स्वामी का कहना था कि ये पत्थर जब गिरा तो इसके साथ बुरी शक्तियां भी यहाँ आई हैं जिससे पूरी पृथ्वी काली पड़ चुकी है और उसी का परिणाम है गाय से निकलता हुआ खून। विक्रम उसे बताता है कि उल्का पिंड गिरने से रेडिएशन निकलता है जिसकी वजह से गाय के अंदर दूध की जगह खून निकला है। ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। विक्रम बताता है कि हम लोग ऐसे पत्थर रोज देखते हैं और तुम लोग इसे अपने शास्त्रों के हिसाब से भूतिया पत्थर बता रहे हो। स्वामी का कहना था कि हर चीज का जवाब साइंस के पास नहीं होता। जब साइंस के पास किसी चीज का जवाब नहीं होता तो लोग उसे अंधविश्वास का नाम लेते हैं और जब जवाब मिल जाता है तो साइंस कहते हैं। तो फिलहाल यहाँ पर विक्रम और स्वामी साइंस और शास्त्र को लेकर आपस में भिड़ जाते हैं।
उसके बाद विक्रम पत्थर के चारों तरफ बंधी रस्सी खोल देता है, जिससे गांव वाले भड़क जाते हैं और उस वजह से उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी हनुमंतु प्रधान और स्वामी को समझाता है कि ये सरकारी ऑफिसर है, यह सिर्फ पत्थर की जांच करने आया है, वह जांच करके 2-3 दिन में चला जाएगा, अगर इसे कुछ हुआ तो हमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। अब ये सुनकर प्रधान गाँव वालों को रोक देता है और वहाँ से चले जाते हैं। वहीं विक्रम पत्थर की बगल में ही अपना टेंट लगाता है और वह गाय को भी अपने साथ रखता है। हम देखते हैं कि विक्रम उस पत्थर को चेक कर रहा था और साथ में ही गाय के दूध को भी, जो अभी भी खून ही निकल रहा था। विक्रम उस पत्थर के कुछ टुकड़े को रिसर्च कर रहा था। तभी सुबह सुबह वहां मंदिर के पुजारी की बेटी आती है, जिसका नाम था देवी। देवी विक्रम से कहती है कि सभी उस भूतिया पत्थर से डर रहे हैं और तुम इसके टुकड़े करके चेक कर रहे हो, तुम्हें डर नहीं लगता क्या? अब विक्रम उसे बताता है कि ये सिर्फ एक पत्थर है, इससे कौन सी दिक्कत। यहाँ पर भी विक्रम और देवी साइंस और शास्त्र को लेकर भिड़ जाते हैं। देवी उससे पूछती है कि क्या तुम भगवान को मानते हो? तो विक्रम उससे बताता है कि मैं जो चीज आंखों से देखता हूँ उस पर ही विश्वास करता हूँ। तभी देवी उससे पूछती है कि क्या एलियन को तुमने देखा है? तो विक्रम बोलता है नहीं, जबकि विक्रम का मानना था कि एलियन होते हैं। अब देवी उससे बताती है कि जब तुमने एलियन कभी नहीं देखा तो फिर उसे कैसे मानते हो? विक्रम उसे बताता है कि हम साइंस पर विश्वास करते हैं, उस हिसाब से एलियन होते हैं। अब देवी का कहना था कि हम शास्त्र पर विश्वास करते हैं, इसलिए भगवान होते हैं। उसके बाद देवी वहां से चली जाती है, बट विक्रम के फेस एक्सप्रेशन से यही लगता है कि वह देवी से बात करके खुश था। उसके बाद रात को हम देखते हैं कि रामलू घर पर खाना खा रहा होता है। वह सारा खाना खा जाता है। ये देखकर उसकी पत्नी और माँ डरी हुई थी, क्योंकि रामलू थोड़ा अजीब सा बिहेव कर रहा था। रामलू खाना खाने के बाद जैसे ही पानी में हाथ धोने जाता है, वह अपनी आंखें देखकर डर जाता है, क्योंकि उसकी आंखें लाल हो चुकी थी। इससे यही लगता है कि उस घोस्ट का साया गाय पर नहीं बल्कि रामलू पर ही था, क्योंकि हमने कुछ देर पहले उसकी गर्दन पर एक निशान नोटिस किया था। वहीं दूसरी तरफ हनुमंतु विक्रम को खाना खिलाने के लिए अपने घर लाता है, जहां पर पता चलता है कि हनुमंतु की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम था चित्रा। दरअसल उसे ऑटिज्म की बीमारी थी, जिस वजह से सभी उसे पागल कहती थी और उसे चिंता की वजह से उसकी मां मर जाती है। तो हनुमंतु भी अपनी बेटी की हालत को लेकर टेंशन में रहता था। अब अगली सुबह हम देखते हैं कि रामलू अपनी गाय लेने आया था। वह जैसे ही गाय को छोड़ने की कोशिश करता है, तभी विक्रम उसे रोकता है, बट रामलू उसे मारने लगता है। रामलू जिस तरह से उसे मार रहा था ना, यही लग रहा था कि उसके ऊपर घोस्ट का साया है। वह विक्रम को हाथ से ऊपर उठा ले रहा था और उसे पानी के अंदर डुबाकर जान से मारने की भी कोशिश करता है, बट उसकी कान में कुछ अजीब सी आवाज सुनाई देती, जिससे वह उसे छोड़कर चला जाता है। तभी इतने में वहां देवी आ जाती है। वह देखती है कि विक्रम की हालत खराब थी। विक्रम उसे बताता है कि उसका ये हाल रामलू ने किया है, मानो ऐसा लग रहा था कि वह पागल हो चुका है। तभी देवी की नजर एक जगह पड़ती है। वह देखती है कि जमीन से धुआं निकल रहा था। दरअसल रामलू जब विक्रम को मार रहा था ना, तभी पत्थर का एक टुकड़ा जमीन के अंदर चला जाता है और उसी वजह से धुआं निकल रहा था। अब विक्रम कुछ करता, तभी वहां हनुमंतु अपनी बेटी के साथ आ जाता है, जिससे देवी टेंट के अंदर छिप जाती है। हनुमंतु ड्यूटी पर जा रहा था, इसलिए वह अपनी बेटी को विक्रम के पास छोड़ने आया था। हम देखते हैं कि चित्रा विक्रम के साथ बहुत खुश रहने लगी थी। वह एक अच्छी आर्टिस्ट भी थी, यानी जो भी देखती उसे बना देती थी। तो विक्रम चित्रा को काफी ज्यादा पसंद करने लगा था। अब रात को हम देखते हैं कि विक्रम पत्थर पर टेस्ट कर रहा था। तभी वह देखता है कि उसके टेंट के पास कुछ लोग आए थे। पहले तो वह उन्हें देखकर डर जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे मारने आए हैं, बट उन्हें हनुमंतु ने भेजा था, क्योंकि जमीन से जो धुआं निकल रहा था ना, वह उसी को खोदने आए थे। वह उस जगह खोदने लगते। हम देखते हैं वह जितना खोदते धुआं उतना ही तेजी से निकलता, जिससे डर के मारे वह भाग जाते हैं। अब विक्रम उस जगह खोदने लगता है और लास्ट में उस गड्ढे के खोदने की वजह से एक गुफा में गिरता है। विक्रम देखता है कि बहुत भयानक गुफा थी। वह एक मसाल जलाता है और उस गुफा के अंदर जाता है। उसे कुछ अजीब अजीब से चिन्ह दिखाई दे रहे थे। वहाँ एक शिवलिंग भी था। वहीं दूसरी तरफ रात को ही रामलू ढाबे पर खाना खा रहा था। तभी वहाँ बैठे लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, जिससे रामलू गुस्सा होता है और यहाँ पर वह उनको काफी ज्यादा
ब्रूटल तरीके से मारता है। रामलू एक एक करके सबको जान से मार देता है और ये सब कृष्णा नाम का शख्स अपनी आंखों से देख रहा था। हम देखते हैं कि रामलू एक बच्चे को भी मारने वाला था, बट कृष्णा किसी तरह उस बच्चे को बचा लेता है। उसके बाद रामलू पत्थर पर अपना सर पटक कर खुद की जान ले लेता है, यानी वह सबको मारकर खुद भी मर जाता है। वहीं जब सुबह को गांव का मुखिया और पुलिस वाले आते हैं तो वह ये सब देखकर हैरान थे। गांव वाले इन सब का जिम्मेदार विक्रम को मान रहे थे, क्योंकि उसने ही गाय को मारने नहीं दिया था। इसीलिए वह सोच रहे थे कि जब तक वह गाय नहीं मरेगी तब तक गांव में ऐसा होता रहेगा। अब वह विक्रम के पास जाते हैं ताकि वह उसे यहाँ से भगा सके। यसाई विक्रम से कहता है कि रामलू ने गांव के 6 लोगों की जान ले ली और खुद भी मर गया। इसकी वजह सब तुम्हें बता रहे हैं, क्योंकि तुमने ही गांव में भूत को आने दिया। यसाई विक्रम को भगाना चाहता था, बट विक्रम उसे उसी गुफा में ले जाता है जहां पर वह रात में गया था। हम देखते हैं कि वह गुफा में स्केलेटन पाते हैं। इसका मतलब है कि यहाँ पर कुछ साल पहले कुछ तो हुआ था। विक्रम उस स्केलेटन को चेक करने के लिए फॉरेंसिक टीम को भेजता है ताकि पता चल सके कि ये स्केलेटन कितना पुराना है। हालांकि यसाई ने उससे कहा था कि वह आज रात तक यहाँ से चला जाएगा। उसके बाद विक्रम के पास देवी आती है। उसे पता चलता है कि वह यहाँ से जा रहा है, इसलिए वह रोक रही थी क्योंकि गाँव की हालत अभी खराब थी। बट विक्रम उसे बताता है कि उसका काम पूरा हो गया और गांव वाले इसलिए परेशान है कि वह अपने अंदर डर को बढ़ावा दे रहे हैं, यानी जितना डरेंगे उतना परेशान रहेंगे। विक्रम और देवी आपस में बात ही कर रहे होते हैं, तभी वहां रामलू की मां आ जाती है। वह गाय का बछड़ा लाई थी। उसकी मां बहुत दुखी थी। वह विक्रम से कहती है कि पुलिस वाले उसके बेटे की बॉडी को लेकर चले गए, वह मुझसे मिलने नहीं दे रहे, मुझे मेरे बेटे की बॉडी चाहिए। अब विक्रम उनसे कहता है कि वह चिंता ना करे, उसके बेटे की बॉडी मैं लाऊंगा। अब विक्रम वहां से चला जाता है। हम देखते हैं कि डॉक्टर रामलू की बॉडी को चेक करके ये जान पाया था कि इसकी मौत खुद की वजह से हुई है, या यूं कहें कि जिस तरह योगी अपने प्राण को त्यागते हैं ना, वैसे इसने भी अपने प्राण को त्यागा था। डॉक्टर का कहना था कि मनुष्यों के अंदर एक सुषुम्ना नस होती है जिसको योगी अपनी इच्छा से खोल देते हैं, जिससे वह मर जाते हैं। तो कुछ इस तरह रामलू के गर्दन के पीछे एक होल हुआ था जिससे उसने प्राण त्यागा था। हालांकि ये सब बातें विक्रम को समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि रामलू कोई योगी नहीं था, तो फिर वह इस तरह अपनी जान कैसे ले सकता था। यानी इसका मतलब है कि कोई उससे ये सब करवा रहा था। वहीं दूसरी तरफ हम कृष्णा को देखते हैं। उसकी भी गर्दन पर वही निशान था जो रामलू की गर्दन पर था, यानी अब कृष्णा के अंदर घोस्ट घुस चुका था। अब वह क्या करने वाला था ये तो थोड़ी ही देर में जानेंगे, बट उससे पहले एक कांड हो जाता है। दरअसल विक्रम जब वापस अपने टेंट के पास आता है ना, तो वह देखता है कि उसके टेंट को जला दिया गया था, और तो और उसने जो भी कुछ रिसर्च किया था ना, सब कुछ जल चुका था। विक्रम इस चीज से बहुत गुस्सा था। वह समझ चुका था कि ये सब बालू का ही किया धरा है। अब विक्रम गुस्से से बालू के पास जाता है और उसे मारने लगता है। विक्रम का कहना था कि मैं तो आज यहाँ से जाने वाला था, बट अब मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि यहाँ पर रहकर अब किसी की भी बलि नहीं देने दूंगा। विक्रम ये सब कहकर चला जाता है। वहीं जब ये बात मुखिया को पता चलती है तो वह अपने बेटे को ही थप्पड़ मारता है, क्योंकि वह जानता था कि विक्रम एक ऑफिसर है। वह चाहता तो उन्हें गिरफ्तार कर सकता था, बट उसने ऐसा नहीं किया। उसके बाद विक्रम को पता चलता है कि जिस तरह के निशान के बारे में डॉक्टर बात कर रहा था ना, वही निशान कृष्णा की गर्दन पर है। तो विक्रम और डॉक्टर और हनुमंतु ये सब मिलकर कृष्णा को पकड़ने उसके घर जाते हैं। डॉक्टर एक इंजेक्शन लाया था। वह उन्हें बताता है कि ये इंजेक्शन कृष्णा को लगाते ही वह बेहोश हो जाएगा। अब वह किसी तरह कृष्णा को बाहर बुलाते हैं और तुरंत इंजेक्शन लगाकर बेहोश कर देते हैं। उसके बाद वह उसे एम्बुलेंस में डालकर हॉस्पिटल लेकर चला जाते हैं, ताकि ये पता कर सके कि उसकी बॉडी में ऐसा क्या है जिसकी वजह से वह बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका है। दूसरी तरफ हम एक लड़की को देखते हैं जिसका नाम था बसंता, जिसको कृष्णा चाहता था, बट वह बालू की गर्लफ्रेंड थी। वह सुबह सुबह नहा रही होती है, तभी उसे किसी के गाने की आवाज सुनाई देती है। वह डर जाती है। हम देखते हैं उसे वह आवाज बार बार सुनाई देती है। इतने में वहां बालू पहुंचता है और उसके आने पर भी आवाज सुनाई दे रही थी। तभी वह देखता है कि उनके सामने कृष्णा खड़ा था, यानी कृष्णा सभी को मारकर भाग आया था। अब कृष्णा बसंता को घसीटते हुए खेत की तरफ ले जाता है।
है। वहीं बालू गांव में सबको बताने की कोशिश कर रहा था, तभी वह विक्रम और हनुमंतु को पाता है। वेल इधर कृष्णा बसंता के साथ गलत करने की कोशिश करता है, बट वह उससे छुड़ाकर भागने लगती है। हम देखते हैं कि बसंता गन्ने के खेत में भाग रही थी, वहीं उधर विक्रम और हनुमंतु और बालू और यसाई यानी ये सब चारों उसे ढूंढ रहे थे। तो यहाँ पर कृष्णा किसी तरह बसंता को मार देता है और बालू को भी जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन विक्रम उसे बचा लेता है। विक्रम कृष्णा को रोकने के लिए पास में ही आग जला देता है। अब कृष्णा भी रामलू की तरह नस को ब्लास्ट करके खुद की जान लेने की सोचता है, यानी वह उस आग में कूदकर मर जाता है। अब ये सब विक्रम की आंखों के सामने हुआ था, और तो और उसने तो उस घोस्ट को भी देखा था जो कृष्णा की बॉडी से निकल चुकी थी, जो लालटेन की शीशे में दिख रही थी। तो यहाँ पर विक्रम ये सब देखकर हैरान था। उसके बाद फॉरेंसिक रिपोर्ट से भी पता चलता है कि इसकी भी मौत उसी नस के फटने से हुई है, और उन्होंने जो स्केलेटन पाया था उसे टेस्ट करने से पता चला कि वह 1000 साल पुराना है। अब विक्रम को समझ आ चुका था कि ये सब जो हो रहा है इसका जवाब साइंस के भी पास नहीं है, यानी साइंस से भी बड़ा शास्त्र होता है। विक्रम का सीनियर उससे कहता है कि मैंने तुम्हें यहाँ भेजकर गलती करी है, इसीलिए तुम अब यहाँ से चले जाओ, बट विक्रम मना करता है। उसका कहना था कि वह इन सब सवालों के जवाब को जानकर ही यहाँ से जाएगा। उसके बाद विक्रम देवी से कहता है कि उसे अब ये समझ नहीं आ रहा है कि शुरू कहाँ से करूं, यानी क्या करना है उसे पता नहीं। अब वह देवी को लेकर उस गुफा में जाता है और इस बार वह उसी चिन्ह को देखता है जो सबके गर्दन पर छपा था। अब विक्रम को एक चीज याद आता है कि वह ये निशान हनुमंतु के घर पर देखा था। दरअसल चित्रा ने उसे अपनी ड्राइंग में बनाया था। विक्रम उससे पूछता है कि उसने ये चिन्ह कहाँ देखा, तभी चित्रा उसे मंदिर में ले जाती है जहाँ पर उसने निशान देखा था। विक्रम उस चिन्ह को देखकर हैरान था। वह देखता है कि उसमें कुछ लिखा भी हुआ था। वेल यहाँ पर हम एक कहानी के माध्यम से सारी बातें जानते हैं। दरअसल जब शिव जी और अंधकासुर में लड़ाई हुई थी ना, तो शिव जी ने अंधकासुर को मार दिया था, बट उसी समय उनके माथे से पसीने की एक बूंद नीचे गिरती है, जिससे एक जीव का निर्माण होता है। वह जीव इतना भूखा था कि वह धीरे धीरे सब कुछ खाने लगा, यानी पहाड़, चट्टान, यानी सब कुछ। उसकी भूख इतनी बढ़ रही थी कि वह जो भी खाता उतना ही बड़ा होता जाता। फिर धीरे धीरे वह इतना विशाल हो चुका था कि मानो वह पूरे ब्रह्मांड को निकल जाएगा। अब इस चीज से देवता परेशान हो जाते हैं। वह ब्रह्मा के पास जाते हैं, उन्हें बताते हैं कि वह उनकी रक्षा करे, नहीं तो ये जीव पूरे ब्रह्मांड को निगल जाएगा। अब ब्रह्मा जी उन्हें बताते हैं कि उन्हें एक काम करना है कि सभी देवता उसे चारों तरफ से घेर लें और योग करें, जिससे एक बिंदु का निर्माण होगा। हम देखते हैं कि सभी देवता वैसा ही करते हैं, जिससे वास्तु चक्र का निर्माण होता है, और वह जीव उस वास्तु चक्र के बीच में बैठ गया, जिससे उसे वास्तु रामा कहा जाने लगा। यानी अब वह जीव वहां के लोगों का रक्षक बन चुका था। लेकिन एक दिक्कत हो जाती है, जहां शिव जी के पसीने से एक वास्तु रामा नामक रक्षक का जन्म हुआ था ना, वहीं दूसरी तरफ उसी समय जब अंधकासुर शिव जी से लड़ रहा था ना, तो उसके भी पसीने से एक बूंद टपकती है जो पृथ्वी पर गिरती है, जिससे एक राक्षस का जन्म होता है। वह राक्षस लोगों के शरीर में घुसकर उनके अंदर की नेगेटिव एनर्जी, क्रोध, ईर्ष्या, इन सब चीजों को बढ़ाकर सबको मारता था। फिर जब उसका टारगेट पूरा हो जाता तो वह उस बॉडी की सुषुम्ना नस को फाड़ कर बाहर निकल जाता, जिससे उसकी मौत हो जाती। उसके बाद वह दूसरा शरीर चूज करता। तो कुछ इस प्रकार उस राक्षस ने तांडव मचा दिया था। बताया जाता है कि उस समय उसने कई गांव को ऐसे ही खत्म कर दिया था। उसके बाद वह एक गांव में पहुंचता है। वह राक्षस इस बार एक योगिनी की बॉडी को चूज करता है, बट वह उसके शरीर में फंस चुका था, क्योंकि योगिनी के अंदर गुस्सा, जलन, ये सब चीजें नहीं थी। उसने योग के जरिए अपने सभी इंद्रियों पर काबू कर लिया था, जिससे वह राक्षस उस योगिनी से कुछ करवा नहीं पा रहा था। और रही बात उस सुषुम्ना नस से बाहर निकलने की, तो वह ये भी नहीं कर पाता, क्योंकि योगिनी ने उस नस को केंद्र बिंदु बनाया था। वह इतना मजबूत था कि राक्षस वहां से निकल नहीं सकता था। हालांकि ये सब बातें योगिनी को पता नहीं थी, बट उसका जो गुरु था ना, वह अपनी योग विद्या से सब कुछ जान चुका था। वह सभी लोगों को बताता है कि योगिनी ने एक बहुत बड़ा खतरा टाल दिया, बट गांव वालों को एक चिंता सता रही थी। उनका सोचना था कि जब योगिनी मर जाएगी तब राक्षस उसकी शरीर से बाहर निकल जाएगा और फिर हमारे गांव को बर्बाद कर देगा। अब उस वजह से योगिनी एक बहुत बड़ा कदम उठाती। वह कहती कि मेरे लिए एक जमीन के नीचे गुफा बनाया जाए, मैं वहीं पर समाधि लूंगी, बट एक शर्त के साथ
गांव वाले वादा करे कि वह कभी भी ईर्ष्या क्रोध को अपने अंदर आने नहीं देंगे, और तो और वह इस गांव में भगवान की पूजा होनी चाहिए। योगिनी इस गांव का नाम संभाला रखती है, इसका मतलब शांति। वेल इस वजह से योगिनी ने उस गुफा में खुद को दफन कर दिया था। तो हमने ये जो मंदिर देखा था ना, वही योगिनी का था जो इस गांव की प्रोटेक्टर थी। तो ये थी असली सच्चाई, यानी हमने जो स्केलेटन नीचे गुफा में देखा था ना, वह योगिनी का ही था। तो पत्थर के गिरने की वजह से वह राक्षस बाहर आ चुका था। अब वह उसी तरह फिर से तांडव मचा रहा था। वेल यहाँ पर विक्रम को सब कुछ समझ आ चुका था। तभी हम देखते हैं कि पूरे गांव वाले इकट्ठा होकर विक्रम के पास आते। वह उसे मारना चाहते थे, बट विक्रम उनसे सारी सच्चाई बताने की कोशिश करता है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था। तभी विक्रम कहता है कि अच्छा, आप लोग मेरी बात पर यकीन नहीं करोगे, ठीक है, लेकिन देवी की बात पर तो यकीन कर सकते हैं। वेला पुजारी की बेटी देवी को बुलाया जाता है, जिसे देखते ही विक्रम शौक था, यानी गांव में देवी नाम की कोई लड़की ही नहीं थी। वेल यहाँ पर कहानी में आता है ट्विस्ट। दरअसल विक्रम के साथ जो देवी थी ना, वह कोई और नहीं बल्कि वह योगिनी थी, जो 1000 साल पहले गुफा के अंदर खुद को दफन की थी। हालांकि अब भी विक्रम की बात को कोई समझ नहीं रहा था, लेकिन स्वामी उसकी बात को समझ जाता है। वह सबको बताता है कि विक्रम जो कह रहा है सब सच बोल रहा है। उल्का पिंड गिरने की वजह से इस जगह गड्ढा हुआ, जिससे पृथ्वी तहस नहस हो गई। फिर वह राक्षस बाहर निकल गया। अगर उसे छुटकारा पाना है तो हमें उस आदमी को ढूंढना होगा जिसकी गर्दन पर चिन्ह होगा। उसे ढूंढकर दफना दिया जाएगा, जिससे वह राक्षस फिर से कैद हो जाएगा। वेल अब गांव वाले उस आदमी को ढूंढने लगते हैं, बट विक्रम इस चीज के खिलाफ था। उसका कहना था कि इस तरह फिर एक निर्दोष की बलि दी जाएगी, और फिर ज्यादा से ज्यादा वह कितने साल कैद रहेगा, वह कभी न कभी फिर से बाहर निकल जाएगा। अब स्वामी उसे बताता है कि अगर देवी ने तुम्हें दर्शन दिया है तो इसका मतलब है कि शिव ने तुम्हें इस काम के लिए चुना है, इसलिए इस चीज का हल तुम्हें ही ढूंढना होगा। वहीं दूसरी तरफ हम ये देख पाते हैं कि इस बार राक्षस बालू की मां के अंदर घुस चुका था। वह यहाँ पर एक औरत के हाथ में अंगूठी देखती है, जिसे वह लेना चाहती थी। वह उसे जोर से पकड़कर खींच रही थी, जिससे अंगूठी नहीं निकलती, तो वह उसकी उंगली ही काट देती। अब वह औरत कुएं में कूदकर जान दे देती। इसके बाद घोस्ट उसकी नौकरानी के अंदर घुस जाता है, जिसमें अपने ही घर आकर सबको मार देती। यानी गांव में और ज्यादा तांडव मच चुका था। राक्षस धीरे धीरे करके सबको मार रहा था। उसके बाद वह एक कुत्ते के अंदर घुसता है। हम देखते हैं कि वह कुत्ता बाकी के कुत्तों को मार देता है, और फिर गांव के एक बंदे के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, बट वह कुश्ती जानता था, जिससे वह कुत्ते को मार देता है। बट राक्षस उसके अंदर एंटर कर चुका था। पहलवान अपने घर आता है, तो यहाँ पर वह अपनी ही बेटी को मारना चाहता था, क्योंकि उसकी बेटी कुश्ती में ठीक नहीं थी, इसलिए उसे जान से मारने की कोशिश करता है। तभी वहां पर विक्रम आ जाता है। विक्रम उससे खूब लड़ता है। वह उसे लोहे से मारकर अधमरा कर देता है, जिससे गांव वाले उसे रस्सी से बांध देते हैं। स्वामी कहता है कि इसे कल दफना देंगे। अब विक्रम को ये चीज अच्छी नहीं लग रही थी। उसका कहना था कि ऐसे किसी की जान नहीं ले सकते। विक्रम रात को ही उसे छोड़ने के लिए जाता है, लेकिन उससे पहले पहलवान रस्सी तोड़कर भाग चुका था। अब विक्रम और हनुमंतु उसे ढूंढने की कोशिश करते हैं, जिससे यहाँ पर हनुमंतु उसके हाथों मारा जाता है। विक्रम इस वजह से काफी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ राक्षस पूरे गांव में तांडव मचा देता है। वह सबको मार रहा था। तभी वह हनुमंतु के घर के पास पहुंचता है और वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद सुबह को हम देखते हैं कि हनुमंतु की वजह से सभी बहुत ज्यादा दुखी थे। इनफैक्ट उसकी बेटी बहुत ज्यादा रो रही थी। लेकिन उसके बाद विक्रम नोटिस करता है कि चित्रा की गर्दन पर भी वही निशान था, जिसे देखकर वह हैरान था। यानी अब तो वह बहुत ज्यादा परेशान था, क्योंकि उसे हर हाल में चित्रा को बचाना था। वह चित्रा को लेकर गांव से बाहर जाने की कोशिश करता है, बट ये बात बालू को पता चल जाती है। वह उन्हें ढूंढते हुए उनके पास पहुंचता है और यहाँ पर वह विक्रम को बहुत ज्यादा मारती है। उसके बाद वह चित्रा को लेकर स्वामी के पास आते हैं, ताकि वह पूजा पाठ करके उसे दफना सके। वह यहाँ पर वह चित्रा को मारने की कोशिश करते हैं। वहीं उधर देवी विक्रम के पास जाती है और उसे उठाती है। अब विक्रम दौड़ता हुआ वहां आता है। वह चित्रा को बचाने की कोशिश कर रहा था, जिससे जबरदस्त लड़ाई होती है। तभी लड़ते लड़ते वह एक चीज नोटिस करता है। वह देखता है कि घंटी की आवाज से चित्रा को दिक्कत हो रही थी। वह अपने कानों को ढक रही थी। अब विक्रम को समझ आ चुका था कि घंटी की आवाज से राक्षस को दिक्कत होती है, जिससे वह शरीर को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। विक्रम लगातार घंटी बजा रहा था, जिससे वह देखता है कि चित्रा
की गर्दन से निशान गायब हो चुका था। यानी राक्षस बाहर निकल जाता है और फिर उस गुफा में कैद हो जाता है। तो कुछ इस तरह विक्रम ने गांव वालों को उस राक्षस से बचा लिया था। हम देखते हैं कि संभाला के सभी लोग उससे माफी मांगते हैं और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है।